मेरा नाम खुशबू है। जैसी खूबसूरत मेरी आंखें थी वैसे ही मेरे रंग। बिल्कुल गोरा और काफ़ी लंबे लंबे बाल। कोई भी लड़का मुझे देखता तो उसके होश उड़ जाते हैं। पर पति की मौत के बाद मैं तन्हा और अकेली रह गई। अभी तो मेरी उम्र 25 साल की है वो, और मेरी जवानी अभी बाकी है। और जवानी में विधवा बन गई। मैं मारी मारी फिर रही थी, ना सिर्फ तन की भूखी बल्कि पेट की भी भूखी सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उसका दोस्त अभय मेरे पास आ गया और कहने लगा, खुशबू अकेली रहोगी तो आग में जलती रहोगी। मैंने कहा, अभी तो सुरेश की लाश तक नहीं मिली। मैं तो उससे इतना मोहब्बत करती हूँ। अभय बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो। मैं तुम्हें वो सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल भी जुदा नहीं रह पाओगी। अभी 4 दिन ही हुए हैं मेरे पति को गुजरे। मैंने उससे मना कर दिया और काम की तलाश में मारी मारी फिरती रही। धीरे धीरे सारे जमा पैसे ख़त्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना था। हमारे गांव में ईंट भट्टे में मर्द काम करते थे, पर वहां औरतों को काम नहीं मिलता था। अंत में बच्चे की बुरी हालत देखकर मैंने मर्द के भेष में ईंट के भट्टे में काम करने की सोची। और मेरा बेटा, जो कि अब 5 साल का हो चुका था, उसे स्कूल में डाल दिया। मैंने मर्द बनकर वहाँ काम लिया। मुझे कोई पहचान ना सका और मैं मेहनत मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देता, पर वह मुझे मर्द समझकर हाथ लगाता तो मैं सिहर उठती। पति के गुजरे 1-2 साल के ऊपर हो गए थे और मैं तन्हा थी। मेरी ज़रूरत अधूरी थी और मर्द का काम करते करते इतनी थक जाती थी कि यह सोचती थी कि काश कोई मेरा हाथ थाम ले। पर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हम अपना काम समेट रहे थे कि तभी मालिक आ गए और मुझे देखने लगे। मेरे गीले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। मैं डर गई और थक थक काँपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊँगी। इतने दिनों से मालिक को धोखा देकर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। मेरा रूप देखकर यह तो समझ में आ गया कि मैं औरत हूँ, पर मेरी पहचान उन्हें मालूम ना चले। मैं यही दुआ मांगने लगी कि मालिक यहाँ से चले जाएं, पर मालिक मेरी ओर एक नज़र से देखते रह गए थे। उसके अंदर मुझे एक हवस नज़र आने लगी। बारिश में भीगते हुए वह मुझसे देखते रहे और अचानक से मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही ईंट के भट्टे के सामने बने घर पर ले गए। मैं यही दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता ना चले, पर वह जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे मुझे लगने लगा कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। और मैं यही सोचने लगी कि अगर मेरा यह काम चला गया तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी। लेकिन उस वक्त मैं भाप नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या होने वाली है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग चुकी हो, कपड़े बदल लो। उसकी बात सुनकर मेरी जान हलक अटक चुकी थी। मैंने तो बस मर्द का भेष बनाया था। मैं सच में मर्द थोड़ी ना हूँ जो उसके सामने कपड़े बदल लूँ। इस घर पर बस एक ही कमरा था, तो मैं डर डर कर देखने लगी। वक्त आ गया था जब मेरे जीवन में तूफान दस्तक देने जा रहा था और पुरानी यादों में मैं खो गई। जब मैं 16 साल की कुमारी कली थी, मोहल्ले के एक लड़के अखिलेश से प्यार करने लगी। जब भी मौका मिलता चोरी चुपके हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे। हम 7वें आसमान में थे, लेकिन एक दिन मेरे भैया ने हमें नज़दीकी हालत में देख लिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। सुरेश की दुल्हन बनकर मैं शहर छोड़कर गांव आ गई और अंदर ही अंदर बहुत निराश थी।
मैंने यही सोचा था कि इन शहर के किसी हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी और शादी को लेकर मैं तरह तरह के सपने सजा रखी थी। पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी गांव में बितानी थी। ऐशो आराम को छोड़कर जब मैं सुरेश के घर पर कदम रखी तो गांव की औरतें ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बैठाकर ढेर सारे तोहफे दे गए थे। एक गोरा सा लड़का मुझे तोहफा देने आया तो मेरे ऊपर नज़र उड़ाए हुए था और मुझे कहने लगा, भाभी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। न जाने कौन है। यह रात को गांव के एक औरतें ने मुझे एक कमरे में बैठा गई जहां से फूलों की खुशबू आ रही थी, पर था तो एक गांव का कमरा। जब मैं अकेली हुई तो मैं कमरे का जायजा लेने लगी। यह घर उतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच कर आई थी। मुझे इतना ही मालूम था कि मेरे पति सुरेश ईंट भट्ठे में काम करते हैं। मेरा भाई अपनी बहन की शादी एक मजदूर से करवा देगा, यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि सुरेश के परिवार में और कौन कौन है। मैंने तो ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे भाई ने मुझे अखिलेश के साथ पकड़ लिया था और मुझे घसीटते हुए घर लेकर आया और अपने कमरे में कैद कर दिया था। फिर भैया और भाभी ने मिलकर जल्दी से मेरी शादी तय कर दी ताकि मेरी बदनामी होने से पहले ही शादी हो जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अखिलेश से प्यार करती हूँ और मेरे भी कुछ मान है। मैं अपने पहले से ऊपर भी नहीं पाई थी कि सुरेश मेरे कमरे के अंदर आ गई। मैंने पहली बार उन्हें अच्छे से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुरेश काफ़ी गोरा और हट्टा कट्टा लग रहा था। वो मेरे करीब आ गए। मैं घबराई हुई सी सिर झुकाए बैठी थी। तभी सुरेश ने मुझे मुंह दिखाई के तौर पर एक सोने की चैन पहनाया। वह समझ चुके थे कि मैं घबराई रही हूँ तो कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा गुजरे हैं और मैं उसका इकलौता बेटा हूँ। मुझे इसकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे देखने में कैसे भी हो, लेकिन है तो एक ईंट भट्ठे के मजदूर ही। कितना ही काम लेते होंगे जो मुझे खुश रख पाएंगे। मैंने उन्हें हिम्मत करके उस लड़के के बारे में पूछा जो कि आज शाम मुझे तोहफा देने आया था। उन्होंने कहा कि वह अभय है, मेरा दोस्त, ईंट भट्टे का मालिक है। अब मैं यही सोचने लगी कि काश मेरे भैया ने उसके साथ मेरी शादी कर दी होती। सुरेश अभय दोनों ही देखने में हैंडसम थे, पर अभय भट्टे का मालिक और सुरेश एक मजदूर। मैं दिल ही दिल अभय के बारे में सोचने लगी और उसकी कही हुई बातों के बारे में भी। मेरे पति मेरे एकदम करीब आ गए, मुझे प्यार करने लगे, पर मैं अभय के ख्यालों में डूब गई। जब उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ करीब रिश्ता बनाऊंगा, तो मैंने राहत की सांस ली। अगले ही दिन अभय घर पर आ गया और मुझसे कहने लगा, भाभी एक कप चाय पिलाओगे? मैं काफ़ी शर्मा गई और फिर किचन में जाकर चाय बनाकर लाई। सुरेश और अभय चाय पीकर काम पर निकल गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। मैं उसके घर को अच्छे से देखा तो वह इतना बुरा नहीं था जितना कि मैं सोचा था। घर पर ज़रूरत का सारा सामान था। मैंने सोचा था चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, पर गैस थी, बिजली थी, टीवी थी, फ्रिज और ज़रूरत का सारा सामान था। जब मेरे पति घर आए तो कुछ मज़दूरों को साथ ले आए थे। मैंने देखा वह एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे कपड़ा ना धोना पड़े, इस वजह से वह मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। शायद मुझे इतना भी बुरा पति नहीं मिला है। हम दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरे पति मेरे काम में ही हाथ बटा दिया करते थे। मैं उन्हें मना करती, फिर भी वह करते। नहीं, तुम्हें गांव में काम करने की आदत नहीं है,
तुम थक जाओगी और मेरी खूब सेवा भी करने लगे। मेरे पति ईंट भट्ठे में रोज़ जाते थे। मैं उनका खाना पैक कर दिया करती थी। एक दिन वह खाना लेने जाना भूल गए तो मैं घर पर एक मज़दूर आ गया। मज़दूर ने कहा, मालकिन साहब का खाना लेने आया हूँ। आज साहब खाना ले जाना भूल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मज़दूर मुझे मालकिन और सुरेश को साहब क्यों कह रहा था। खाना देकर मैंने उससे पूछा तो पता चला कि मेरे पति ईंट भट्टे के मज़दूर नहीं बल्कि मालिक हैं और वह अभय के साथ यह बिजनेस चलाते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और अक्सर वह अभय को भी साथ घर ले आते थे। अभय हमारे साथ खाना खाता और जब भी मुझे अकेला पाता मुझसे बात करने आ जाता था। कभी कभी बातों बातों में वह मुझे टच भी कर लिया करता था। वह सुरेश के दोस्त है तो मैं कुछ नहीं कहती थी, पर मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करता था। मैं मजाक मजाक में कही कि अभय अब तुम भी शादी कर लो। अभय ने कहा, मेरा किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा, मेरी किस्मत में तुम जो नहीं हो। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है तो मैंने कहा, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, और भी बहुत सारी हसीन लड़कियाँ हैं। पर उसने कहा, मुझे तो तुम ही चाहिए, और हैसत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी सांसें तेज होने लगी। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि अभय मुझे चाहता है, पर मैं शादीशुदा हूँ तो इस चाहत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बात बदलने हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ लूँगी। जब कभी सुरेश के घर बाहर होता था तो अभय मेरे पास आ जाया करता था और कहता है, भाभी ज़रा चाय पिलाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ। कभी कभी मुझे काफ़ी घबराहट होती थी क्योंकि वह मेरे घर पर आ जाता था। कहीं सुरेश गलत ना समझ ले या बुरा ना मान जाए। मैंने 2-3 बार कहा भी उसे कि जब सुरेश ना हो तो घर पर मत आया करो। इस बात का जवाब यही देता, क्यों, तुम मुझे चाहती हो क्या, तभी इतना घबरा रही हो। मैं कुछ ना कर पाती। शादी के 1 साल के अंदर मेरा गुब्बारा निकल आई और मेरा एक बच्चा भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ साल बाद 1 साल बाद बहुत हो रही थी बारिश। लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और रुकने का ही नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पति अभय के साथ काम पर निकल गए। मुझे उनकी बहुत चिंता सता रही थी तो मैं बार बार दरवाजे के पास आकर देख रही थी। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी देर होने के बाद अभय मेरे पास आया। वह बहुत परेशान नज़र आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हो गया? तो उसने कहा, हमारे गांव का बहुत बुरा हाल है। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल आई। हम नदी पार कर रहे थे कि तुम्हारे पति उस नदी पर गिर गए और बाढ़ उसे बहा कर ले गई। यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसी हालत में बाहर निकली और बेतनहा दौड़ने लगी। अभय भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा तो मानो कोई सुख बुद्ध ही नहीं था। मैं पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। गांव के लोग, कुछ लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। हम नदी के पास पहुँचे तो मेरे पति का नामो निशान नहीं था। यह बार मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बहा कर ले गई थी, मेरा प्यार बहा कर ले गई थी। और उसके बाद ही अभय ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया, पर जब मैं उसे मना कर दिया तो उसने मुझे ईंट भट्टे का हिस्सा भी नहीं दिया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। और मेरी ज़िंदगी के हर एक लम्हे से
खालीपन और सूनेपन में गुजरने लगे। मर्द का भेष बनाकर मैं अपने ही ईंट भट्टे में काम करने लगी, जिसके मालिक मेरे पति थे, और इसकी भट्टे में आज मैं मजदूर थी। और अभी मुझे यह सताने लगा कि अगर अभय ने मुझे देख लिया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। आज इस भीगी हुई हालत में उसने मुझे ज़रूरत पहचान लिया होगा, तभी मुझे अपने सामने कपड़े बदलने को कह रहा है। पर मैं वैसे ही खड़ी रही तो अभय मेरे पास आ गया और अपने हाथों से मेरा वो उतार दिया, और जैसे ही उसने मेरे खूबसूरती को देखा वह समझ चुका था कि मैं मर्द के भेष में औरत हूँ। उसने मेरी पगड़ी खोल दी, जो कि मैं अपने आप को छुपाने के लिए बांधी थी, और उस हाल में जब उसने मेरी शक्ल देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल आई। उसके चेहरे में मुझे हवस नज़र आने लगा। उसने कहा, तुम हो जो मर्द का भेष बनाए मेरे भट्ठे में काम करती थी। तुम जैसी खूबसूरत औरत को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे करीब आओ। आज बरसाती रात में हम दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। मैं डर गई और अभय से कही, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पति की लाश अब तक नहीं मिली है, शायद वही जिंदा है। मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहा, फिर से तुम मुझे ठुकरा रही हो। तुम्हें पाने के लिए मैं इतना सब कुछ किया और तुम मुझे बार बार ठुकराते जा रही हो। तुम्हारे पति कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे नदी में धकेला था। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुमने? पर क्यों? उसने कहा, मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद करता था और मुझे हर वक्त सुरेश की किस्मत से जलन होती थी कि उसे कुछ तुम जैसी खूबसूरत शहरी लड़की मिल गई है। मैं तुम्हें पाने के लिए इस कदर पागल हो गया था कि तुम्हारे पति को मौका मिलते ही पानी में धकेल दिया। यह कहकर वह मेरे ऊपर झपटा और अपने अंदर की सारी हवस निकाल ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उसे मारती रही, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद वह मुझे उठाकर भट्ठे में ले गया और उस सुनसान जगह पर बारिश में भीगते हुए फिर से मेरे साथ। मैं रोती रह गई और यह खुला आसमान की बारिश रुक नहीं रही थी। वह मुझे अपने घर पर ले आया और अपने घर पर ही मुझे कैद कर दिया, और जब भी घर से बाहर निकलता था तो मुझे ताला लगाकर निकलता था। जब भी घर पर रहता था मेरे साथ गलत काम करता था और मुझे बार बार कहता था कि मुझे स्वीकार कर लो, पर मैं अपने पति के कातिल को कैसे स्वीकार कर लूँ। उसने इतनी रहम दिखाई थी कि मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आया था। जब वह घर पर नहीं था रहता था तो मैं रोती थी। करीब 8 दिन के बाद जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, फिर से वह मेरे साथ गलत काम कर रहा था। तभी कुछ लोग बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगे। मुझे लगा यही मेरी मुक्ति का मौका है। अभय काफ़ी डर गया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो गांव वालों की भीड़ उसके घर पर उमड़ पड़ी। वह किसी को रोक ना पाया। गांव वालों ने मुझे वहां पर देख लिया। मैंने उसके पैर पर गई और कहने लगी कि उसने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है। गांव वाले कहने लगे कि हमें पता है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी बातें सुनकर मैं बेतनहा हाथ से रोने लगी कि तभी भीड़ से निकलकर मेरे सामने एक शख्स खड़ा हो गया। जब मैं उसकी शक्ल देखी तो मेरा कलेजा मानो बाहर आ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुरेश था। लोग अभय को मारने लगे और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश मुझे और अपने बच्चों को लेकर घर पर आ गया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, तुम बहुत देर कर दी है।
उस कमीने ने मेरा सर्वनाश कर दिया है। आप इतने दिन कहाँ पर थे? उन्होंने कहा, अभय ने मुझे बाढ़ वाले दिन नदी में धकेल दिया और मैं उस नदी के बहाव में बहता चला गया। किसी तरीके से सांस लेता रहा, लेकिन फिर एक पत्थर से मेरा सिर टकरा गया। मैं किसी तरीके से नदी के किनारे आ गया और एक गांव वाले मुझे देखकर बचा लिया। वह लोग मेरी सेवा करने लगे, पर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था और अब जाकर मेरी याददाश्त वापस आई है तो मैं उस गांव से वापस अपने गांव आ गया। सुरेश ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे मेरे हाल पर अपना लिया। उसे पता चला कि अभय ने किस कदर मुझे धोखा देकर ईंट भट्टे में कब्जा कर लिया था और मुझे मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा था। अभय लोगों की पिटाई से बीमार हो गया था और मर गया। उसके बाद से मैं और सुरेश अपने बच्चे के साथ हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगी।